आइए शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे बच्चों आज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक, तो मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन पहले पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो हिस्से होंगे, एक रिफ्लेक्शन वाला हिस्सा होगा, एक रिफ्रैक्शन वाला हिस्सा होगा। जो रिफ्रैक्शन है उसमें थोड़ा डिटेल में है। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स ही हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें प्लेन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, फिर लेंस है, प्रिज्म है। तो उसमें कई सारे केसेस डिस्कशन होंगे। इसमें प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर बस ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया, या रिफ्रैक्शन हो गया, रे जब अपना मीडियम चेंज करती है ना, तो ये इनसे सबसे रे कैसे एनकाउंटर करती है, कैसे इस बिहेवियर होता है, उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि रे जब बहुत स्मॉल ऑब्स्टेकल से इंटरैक्ट करती है तो फिर वेव का बिहेवियर या रे का बिहेवियर कैसा रहता है, लाइट का बिहेवियर कैसा रहता है, वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखेंगे। तो आइए रे ऑप्टिक्स में शुरू करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल बच्चों आप लोग पढ़े ही होंगे इसको, है ना, बचपन में ही। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल बच्चों, इन इंसिडेंट एंगल ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये होगा आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। नॉर्मल क्या है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर जिस सरफेस पे रे इंसिडेंट कर रही है उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए लाइन, उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों इसी प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इधर आई, नॉर्मल इधर है और रिफ्लेक्टेड रे बाहर चली गई, ऐसा नहीं होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, ठीक है, यही दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। जनरली हम लोग ऐसा डायग्राम देखते हैं तो हमें लगता है कि केवल प्लेन सरफेस पे ही रिफ्लेक्शन होता होगा, ऐसा नहीं है। प्लेन सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस हो, रैंडम सरफेस हो, सब जगह रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो प्लेन सरफेस होगा तो इस तरह से दिखेगा, I इज इक्वल टू आर। और अगर ऐसा कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस पे आप ये टेंजेंट खींचेंगे, ये मान लीजिए एम एन टेंजेंट हो गई, इसके ऊपर ये नॉर्मल हो गया, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऐसा मान लीजिए कॉनकेव सरफेस है, ये नॉर्मल हो जाएगा, एम एन नॉर्मल हो गया, सॉरी एम एन टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो लॉज बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये बच्चों आप 3 लाइनें लिख लीजिए, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल के ये 3 लाइन लिख लीजिए बस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये एक्चुअली 3 पॉइंट नहीं बच्चों, ये 2 ही पॉइंट है, ये दोनों मिला के 1 पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
लिख लिया बच्चों आप सबने? डन है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सर लिख रहे हैं अभी। लिखिए लिखिए। सर डायग्राम भी बनाना है ये तीनों? तीनों मत बनाइए, कोई भी एक आप बना लीजिए, या तो आप ये बना लीजिए या ये बना लीजिए, कोई इनमें से एक बना लीजिए, सारे बनाने की जरूरत नहीं है। लिखना आपको सब कुछ है एज इट इज जो लिखा हुआ है, डायग्राम आप एक बना लीजिए वो भी सफिशिएंट होगा। चलिए, अब जो इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड ना बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, एक एक करके सारे आइए डिस्कशन कर लेते हैं। चेंज कर दूं बच्चों स्लाइड, लिख रहे हो अगर? वेट प्लीज। ओके ओके लिखिए। यस सर, डन। ठीक है, अब जो इसमें देखिए बहुत इसी चीज का एप्लीकेशन करके ना कुछ सवाल बन जाते हैं। मैं जैसे एक करते हैं हम लोग सवाल। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ ये सवाल। मान लीजिए बच्चों ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं बच्चों प्लेन मिरर, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ग्लास ले लेते हैं और इसके एक साइड में आप पेंटिंग या एक साइड को आप पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश मतलब जो भी, जैसे ग्लास है तो कुछ मान लीजिए रफनेस है तो पॉलिश करके उसको क्लीन कर देते हैं। दूसरे सरफेस पे सिल्वरिंग कर देते हैं, है ना, ऐसे सिल्वरिंग कर देते हैं। सिल्वर की एक फॉयल लेते हैं और वो सिल्वरिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन बनने लगता है। तो मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और इस पे कुछ इंसिडेंट रे गिर रही है, कुछ लेट से इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है और उसके बाद ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये मान लीजिए बच्चों एंगल आई है और ये एंगल आर, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको थीटा ही बोल देता हूं, या मान लीजिए कुछ एंगल आई बोल देता हूं दोनों साइड, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सवाल बच्चों ये है कि मान लीजिए हम लोग मिरर को फिक्स रखते हैं, मिरर को रोटेट नहीं करते हैं, मिरर इज फिक्स्ड, ठीक है। और ये जो रे है इंसिडेंट रे, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, जो इंसिडेंट रे है उसको थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सवाल यही है बच्चों कि जब थीटा एंगल से इसको इंसिडेंट रे को रोटेट कर देते हैं तो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में और कितना रोटेट हो जाएगी। मिरर फिक्स है, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, तो आपसे सवाल बताना है आपको कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाएगी और किस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने इंसिडेंट रे को मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है थीटा एंगल से, तो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी और किस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा ही मूव करेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा ही मूव करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। थीटा ही मूव करेगी और नॉर्मल की साइड मूव करेगी। थीटा ही मूव करेगी और नॉर्मल के साइड मूव करेगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जैसे आप पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, आपने थीटा क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा वो आई माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रखना है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी बच्चों, आप सोचिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आई माइनस थीटा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, क्या लगता है आपको? आई माइनस थीटा। आई माइनस थीटा होना चाहिए। तो रे अपनी जो अभी ओरिजिनल है उससे क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगी, क्या लगता है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगी। यानी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे भी
इस डायरेक्शन में नॉर्मल की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगी थीटा, ठीक है। तो क्योंकि इस एंगल को भी आपको आई माइनस थीटा रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये थीटा शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर आप, कॉन्सेप्ट ये है कि इंसिडेंट रे को नॉर्मल की तरफ थीटा झुकाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, सवाल को, और फिर अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। सर एक बार वो समझा दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा था, ठीक है। फिर हमने इस रे को थीटा एंगल टुवर्ड्स नॉर्मल टिल्ट कर दिया, ठीक है, थीटा एंगल टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जितना एंगल आप नॉर्मल की तरफ इंसिडेंट रे को शिफ्ट करेंगे उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अगर आप इसको नॉर्मल से दूर थीटा शिफ्ट करेंगे तो ये भी नॉर्मल से दूर थीटा शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप थीटा कम कर देंगे तो ये आई माइनस थीटा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन एंगल को भी आई माइनस थीटा होना पड़ेगा, और ये तब पॉसिबल है जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ झुक जाए तो आई माइनस थीटा हो जाएगा। इस वजह से आप जिस सेंस में इंसिडेंट रे को शिफ्ट करेंगे उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट हो जाएगी। बच्चों अगला सवाल ये है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा मिरर है और इस मिरर को हमने थीटा डिग्री टिल्ट कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। इंसिडेंट रे पे कुछ चेंज नहीं किया है, जो इंसिडेंट रे पहले थी वही इंसिडेंट अभी भी है, इंसिडेंट रे अभी भी है, बस इस बार नॉर्मल को टिल्ट, सॉरी मिरर को टिल्ट कर दिया है थीटा डिग्री से। मिरर कुछ इस तरह से थीटा डिग्री से टिल्ट हो गया है, ठीक है, मिरर कुछ इस तरह से थीटा डिग्री से टिल्ट हो गया है। तो आपको बताइए, आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में और कितना टिल्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल पहले वाला था, पहले वाला इनिशियल नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सवाल में ये बच्चों कि अगर हम लोग मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे किस सेंस में और कितना रोटेट हो जाएगी। सर क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी थीटा डिग्री, बिकॉज नॉर्मल रोटेट हो जाएगा अब। ओके, ठीक है। और बच्चों बताइए, अगर हम लोग मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी और किस सेंस में रोटेट करेगी। सर 2 थीटा से मूव होगी और सेम डायरेक्शन में। 2 थीटा से मूव होगी और सेम डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। ठीक है, आइए बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होगा इस सेंस में। सही जवाब है 2 थीटा से रोटेट करेगी। वेरी गुड, जिन्होंने भी निकाला बहुत बढ़िया। क्यों, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये बच्चों ये फाइनल वाला नॉर्मल है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है रेड कलर से, ये फाइनल नॉर्मल है। मतलब इनिशियल नॉर्मल जैसा मैंने दिखा रखा है वैसे थीटा आपने टिल्ट कर दिया है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से थोड़ा, है ना। तो जो पहले नॉर्मल था उसके इनके बीच का एंगल मैं मान लेता हूं आई था, ये एंगल आई था और ये एंगल भी आई था, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले नॉर्मल के बेसिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो नॉर्मल अभी बना है, जब आप मिरर को टिल्ट कर देंगे तो अभी की जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा आई प्लस थीटा, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए अब रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगी क्योंकि आपने मिरर को चेंज कर दिया है, तो नॉर्मल से एंगल बढ़ गया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से दिखेगी, मैं कोशिश करता हूं ड्रॉ करने की। देखिए
कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे दिखेगी, ठीक है। और जो फाइनल वाला नॉर्मल है, तो बताएंगे क्या फाइनल नॉर्मल से जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है, यानी फाइनल वाली रिफ्लेक्टेड रे है, फाइनल वाले नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, बता सकें अगर आप लोग। I plus theta. आई प्लस थीटा, बिल्कुल आई प्लस थीटा। अच्छा, हमें निकालना है कि जो फाइनल वाली रिफ्लेक्टेड रे है वो ओरिजिनल वाली रिफ्लेक्टेड रे से कितना मूव कर गई है, यानी हमको ये एंगल निकालना है, फाई निकालना है, ठीक है। तो फाई देखिए बच्चों कैसे निकाला जा सकता है फाई, ठीक है। तो मैं देखिए कोशिश करता हूँ, ये थीटा है और ये पूरा एंगल आई, ये थीटा है और ये पूरा एंगल आई है, तो ये जो बचा हुआ एंगल बच्चों ये आई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बचा हुआ एंगल आई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई माइनस थीटा और उसमें अगर फाई जोड़ दें, ठीक है, आई माइनस थीटा में फाई जोड़ दें तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, दैट इज आई प्लस थीटा। तो बच्चों दोनों साइड आई है, घटा देते हैं तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा, ठीक है। फाई की वैल्यू 2 थीटा आ जाएगी। तो देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है, जिस डायरेक्शन में आप मिरर को रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। तो जिस सेंस में आप मिरर को रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। लिख लीजिए सवाल, मतलब लिख लीजिए आंसर। सर ये आई माइनस थीटा कहाँ से आया, एक बार और बता दीजिए। आई माइनस थीटा कहाँ से आया, ये देखिए ये पूरा एंगल आई है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये पूरा आई है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये पूरा आई ओके है सर। और ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल आई माइनस थीटा हो जाएगा। अब जो इसका देखिए, एक तो सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि मिरर अगर थीटा से रोटेट करता है तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट कर जाएगी, तो 2 थीटा। एक और इसका एप्लीकेशन देखिए ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे मिरर दे दे और, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने कोई लाइट सोर्स दे दे, ठीक है, तो ये लाइट सोर्स से इस तरह से लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मान लेते हैं कि ये लाइट सोर्स से लाइट कुछ इस तरह से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कुछ इस तरह से जाएगी इधर, और इधर कोई आपका ऐसा सरफेस दे दे, ठीक है, और आपको बोल दे कि मिरर जो रोटेट कर रहा है, मिरर के रोटेशन की स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड है, लाइट सोर्स फिक्स है और इस मोमेंट पे जो मिरर रोटेट कर रहा है वो 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। तो बताओ ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा होगा ये कितनी एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा, कितनी एंगुलर स्पीड से, या तो ये आपसे पूछ देगा कि रिफ्लेक्टेड रे किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही होगी, या आपसे ये पॉइंट पूछ देगा, इस पॉइंट, क्योंकि जैसे जैसे मिरर रोटेट करेगा ये पॉइंट इधर आएगा, थोड़ी देर बाद पॉइंट इधर आएगा, तो इसके पास भी एक एंगुलर स्पीड होगी ना, इस पॉइंट के पास भी, है ना। तो आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ ये पॉइंट सर्कल में किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो अगर मान लीजिए बच्चों मिरर 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है और आप ये रूल जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि पॉइंट की एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, या जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, 20 रेडियन पर सेकेंड। 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो अगर ये मिरर 10 रेडियन पर सेकेंड से घूमेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 20 रेडियन पर सेकेंड से घूमेगी। सर कैसे बोल सकते हैं, यही अभी आपको बताया कि अगर मिरर थीटा घूमेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा घूम जाएगी, तो अगर ये 1 सेकंड में 10 रेडियन घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 1 सेकंड में 20 रेडियन घूम जाएगी। तो इस तरह से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ समझते हैं, सीखते हैं। सर 1 सेकंड रुक जाइए। ओके ओके, लिखिए लिखिए। सर ये 20 रेडियन पर सेकेंड कैसे आया? देखिए अगर मिरर थीटा डिग्री घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगी, है ना।
अगर मिरर थीटा से ओके घूमेगा तो सर। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी। तो अगर इस ये 1 सेकंड में 10 रेडियन एंगल घूमता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 20 रेडियन एक एंगल में घूमेगी ना, क्योंकि मिरर अगर थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा। तो मिरर अगर 10 रेडियन पर सेकंड तो रिफ्लेक्टेड रे 20 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि जो मिरर एंगल रोटेट करेगा उसका डबल एंगल रोटेट करेगी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। बदलूं बच्चों साइड, लगाऊं अगला कॉन्सेप्ट। हो जाइए बस। लिखिए। हो गया सर। चलिए, चलिए एक और देखते हैं हम लोग। डेविएशन ऑफ एंगल ड्यू टू प्लेन मिरर। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। कि मान लीजिए बच्चों एक ऐसा मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर में कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे गिरती है, ठीक है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे गिरती है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और हम लोग ये मान लेते हैं कुछ इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रही, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो इंसिडेंट रे का चलने का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, वो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मिरर ना होता तो रे इसी डायरेक्शन को फॉलो करते रहती, ठीक है। पर मिरर आ गया तो मिरर की वजह से क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से रे बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल है, ये नॉर्मल है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल है, मिरर हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ठीक है। तो कई बार आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ देते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मैं ये आपको पहले समझाना चाहता हूं, फिर ये निकालेंगे कैसे आता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि ओरिजिनल पाथ जो रे का था, मिरर आने की वजह से वो कितना बदल गया। तो पहले ओरिजिनल पाथ ये था, मिरर आ गया, मिरर की वजह से जो रे है वो डेल्टा एंगल से स्विच कर गई, उसने डेल्टा एंगल से अपना पाथ चेंज कर दिया। तो अगर मिरर नहीं आता तो जिस पाथ को रे फॉलो करती, मिरर आने के बाद जो रे फॉलो कर रही है पाथ, बाद में मिरर आने के बाद उनके बीच में कितना डेविएशन हो गया, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैसे निकालें देखते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा। और बच्चों देखिए ये आई प्लस डेल्टा मिलके 180 डिग्री होगा। तो 2i प्लस डेल्टा ये मिलकर बन जाएगा 180 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2i, ठीक है। 180 डिग्री में से एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है, यही है। तो ये बच्चों एंगल डेविएशन की डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी। एंगल ऑफ डेविएशन आपको अभी मिरर में आ रहा है, फिर रिफ्रैक्शन में आएगा, प्रिज्म में आएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन यही रहता है कि ओरिजिनल पाथ से मिरर या प्रिज्म या जो भी है रिफ्रैक्टिंग सरफेस आने से वो कितना चेंज हो गया फाइनल पाथ, उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो पाई माइनस 2i एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हेलो हेलो। बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो पूछना था ना कि ऐसे अगर जो हम लोग का मिरर है जिस पर हम लोग ऐसे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, अगर वो सर वही अगर रोटेट करेगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पे? मतलब रोटेट कर रहा है मतलब? जैसे जो हम लोग का जो मिरर है ना सर, इस पर हम लोग इंसिडेंट रे मतलब किसी उस पर डाल रहे हैं, हम्म। तो उस पे कोई इफेक्ट, तो उसके रिफ्लेक्टेड रे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। जैसे इंसिडेंट रे गिरा रहे हैं और ये एंगल ऐसे ऑफ डेविएशन है तो पाई माइनस टू नहीं आई हो गया, आप क्या पूछ रहे नहीं हैं? नहीं, वो सर अगर रोटेट मतलब ऐसे सर्कुलर रोटेट कर रहा है, जो हम लोग का मिरर है सर वो सर्कुलर मिरर रोटेट कर रोटेट रहा है। कर रहे हैं, यस सर, मिरर रोटेट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मिरर रोटेट कर गया, फिर तो उसमें तब रिफ्लेक्टेड रे में सर कोई डेविएशन पड़ेगा? रिफ्लेक्टेड रे में, यस सर। हाँ रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो जाएगी। इंसिडेंट रे को अगर आप नहीं चेंज कर रहे तो रिफ्लेक्टेड रे अपना पाथ बदल देगी। ठीक है सर। बिल्कुल। ठीक है सर। बच्चों इसका आंसर बताना है आपको, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, इस केस के लिए कितना आएगा एंगल ऑफ डेविएशन।
प्लेन मिरर आपके सामने, एक इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। सर 60 डिग्री सर 60 डिग्री 60 डिग्री, ओके। यस सर। तो बच्चों इसमें 60 डिग्री सही आंसर है, क्योंकि आप नॉर्मल से एंगल लेंगे है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो इसमें डेविएशन का फॉर्मूला पाई माइनस 2i, आई की जगह 60 डिग्री रखेंगे तो पाई माइनस 120 डिग्री, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो डेविएशन इस केस में 60 डिग्री का डेविएशन होगा। डन सर। ठीक बच्चों, चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, लिख लिए हैं सब लोग एंगल ऑफ डेविएशन? यस सर। यस सर। ओके चाहिए। चलिए, चलिए बच्चों चेंज कर रहा हूँ ना, देखिए अब ये भी एक सवाल ही है, और इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसका रिजल्ट लास्ट में याद रखेंगे। सवाल कह रहा है कि टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ईच अदर। तो मैं देखिए सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, और इसमें कुछ भी हम लोग देखिए नया नहीं यूज करेंगे, जो भी आप लोग को मैं समझाया हूं एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दो मिरर हैं और इनके बीच में कुछ थीटा एंगल है मिरर्स के बीच में, ठीक है, और ये दोनों कुछ प्लेन मिरर हैं, इस तरह से मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, और नॉर्मल्स खींच देते हैं इनमें, ठीक है, ये नॉर्मल है और इस मिरर के लिए कुछ इस तरह से नॉर्मल है, लेट्स से। तो इंसिडेंट रे, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से इंसिडेंट रे आती है इधर, ये इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्शन, और फिर हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे रिफ्लेक्शन दूसरी वाली मिरर में। तो पहले इधर मान लेते हैं, तो देखिए बच्चों ये मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, और फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई के बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास थीटा गिवन है। तो हमें एक्चुअली इस वाले मिरर के लिए जो N2 है मान लेते हैं, सेकेंड मिरर है, उससे रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर नंबर 1 है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो इससे कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा पहले वाले मिरर से, जब रे एनकाउंटर करेगी कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा पहले वाले मिरर के लिए। तो डेल्टा 1 बराबर लिखेंगे पाई माइनस 2i, ठीक है, ये डेल्टा 1 पाई माइनस 2i। और बच्चों देखिए डेविएशन इसमें कैसे प्रोड्यूस हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ है बच्चों या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रे पहले ऐसे जाना चाहती थी, मिरर की वजह से कुछ इस तरह हो गई है। तो आप लोग बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है, तो ये जो पहला डेविएशन है मैं इसको लिख देता हूं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मिरर पे। तो दूसरे मिरर के लिए अगर मुझे डेविएशन निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दूसरे मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I2, ठीक है। तो I2 निकालने के लिए बच्चों देखिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये I है तो ये 90 माइनस आई होगा ये एंगल, ठीक है, ये थीटा, ये 90 माइनस आई, तो हम लोग ये एंगल इजिली निकाल पाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इसको फाई बोल देता हूं। तो देखिए जो फाई होगा, फाई बराबर ये होगा 180 माइनस 180 डिग्री में से घटा देंगे इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है। तो थीटा प्लस 90 माइनस आई, थीटा प्लस 90 माइनस आई, ये माइनस अंदर भेज देंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा, 180 माइनस 90 90 बचेगा, और ये माइनस थीटा और ये प्लस आई, ठीक है। तो 180 माइनस 90 90 बच जाएगा, माइनस थीटा और ये प्लस आई आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू आएगी। पर हमें फाई से मतलब नहीं, हमें तो I2 निकालना है। तो एक्चुअली जो I2 होगा वो 90 माइनस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में से इस पूरी वैल्यू को घटा देंगे तो 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस आई, तो 90 माइनस 90 ये कैंसिल होगा और ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 माइनस 90 ये कैंसिल और ये बन जाएगा आपका थीटा माइनस आई। तो I2 की वैल्यू थीटा माइनस आई होगी,
ठीक है। अब बच्चों ये जो दूसरा वाला रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा आप लोग नोटिस कीजिएगा, दूसरा वाला रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो रे एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, ठीक है, दूसरी मिरर की वजह से ये शिफ्ट होगा इस तरह से। तो बच्चों ये भी डेविएशन कैसा कहेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डेल्टा टी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है। और इसकी वैल्यू बताएंगे बच्चों कितना आएगा, डेल्टा टू की वैल्यू पाई माइनस 180 पाई माइनस माइनस 2i2। 2i2। 2i2, है ना। तो पाई माइनस 2 टाइम्स थीटा माइनस आई, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये भी क्लॉकवाइज है और ये डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपको नेट डेविएशन अगर निकालना होगा, नेट डेविएशन डेल्टा नेट, तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो डेल्टा वन है पाई माइनस 2i और इसमें डेल्टा टू जोड़ देंगे। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख देता हूं, ये बन जाएगा पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i। तो देखिए माइनस क्या क्या कैंसिल होगा, प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई मिलकर 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो जो नेट डेविएशन आएगा, अगर आपने थीटा एंगल पे दो मिरर्स इंक्लाइन कर दिए हैं तो उनमें जो नेट डेविएशन बनेगा वो 2 पाई माइनस 2 थीटा बनेगा, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कि आई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा, आई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो किसी भी एंगल पे आप रे को गिराइए, आप 30 पे गिराइए, 60 पे गिराइए, किसी भी एंगल पे रे को गिराइए, जो इंपॉर्टेंट है वो केवल दो मिनट्स के बीच का एंगल है थीटा। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा आपका नेट डेविएशन होगा, नोट कर लीजिए इसको। डन सर। लिख लिएगा बच्चों सबने, बताइएगा लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके वो सर अभी लिख रहे हैं। हो गया सर। ओके। चलिए बच्चों इसमें एक सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से, सर अभी नहीं हुआ था। लिखिए लिखिए।
चलिए बच्चों अब बदल रहा हूं मैं स्लाइड, देखिए थोड़ा। एक मिरर कुछ इस तरह से है और दूसरा मिरर कुछ इस तरह से है, और ये लेट्स से एंगल 30 डिग्री है, और इस पे कोई रे आके गिरती है इस कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, कुछ इस तरह से रे गिरती है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन होंगे, है ना, रे जाके ऐसे टकराएगी और फिर कुछ इस तरह से रे बाहर जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, मैं इसको कुछ बोल देता हूँ फाई। तो आपको फाई एंगल बताना है, ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है फ्रॉम कॉम्बिनेशन। तो आपको बताना है फाई की वैल्यू कितनी होगी। जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों उसी को यूज करना है आपको। एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के सोच सकते हैं। किसी का आंसर आ जाए, कुछ बताना चाहें कोई तो बता सकते हैं। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री, ओके, डन सर। बताइए। 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। कैसे सोच पा रहे हैं 60 डिग्री, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों जैसे इंसिडेंट रे इस तरह से कुछ आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और बीच में ये कॉम्बिनेशन मिला है ना, दो मिरर्स जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइन थे, वो मिरर मिल गए। अगर मिरर नहीं होते तो रे ऐसे सीधे सीधे ऐसे चलते चली जाती, बिकॉज मिरर मिले, बीच में रिफ्लेक्शंस हुए और उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो रे है रिफ्लेक्टेड रे वो कुछ इस तरह से मूव कर गई, इस डायरेक्शन में मूव कर गई, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्शन रे है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर गई और हमें यही एंगल बताना है कि कितना एंगल मूव की होगी। तो हुआ क्या होगा बच्चों की रे ऐसे है और रिफ्लेक्शन के बाद ये पूरा ऐसा घूम गई होगी पूरा, ठीक है, ये जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद पूरा ऐसा घूम गई होगी, है ना। तो एक्चुअल में बच्चों ये पहला मतलब रे का है और ये पूरा रे ऐसा इस तरह से कुछ घूम गई होगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों यही पूरी चीज तो हुई, मानते हैं आप कि ओरिजिनल पाथ रे का ये यस था सर। और पूरा रे घूम के ऐसे चली गई। सर हमें कैसे पता चला क्लॉकवाइज ही है, तो दिख रहा है बच्चों, है ना, कि ये रे है क्लॉकवाइज घूमी होगी और फिर इधर जा रही होगी, फिर से क्लॉकवाइज घूम गई होगी, तो इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा एंगल ऑफ डेविएशन ये हो जाएगा। पर सर निकालें कैसे एंगल ऑफ डेविएशन, अभी पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मूला ना, डेल्टा बराबर 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री। तो ये बच्चों बन जाएगा आपका 300 डिग्री, ठीक है। तो पूरा डेविएशन 300 डिग्री है, तो बता सकते हैं बच्चों ये पूरा डेविएशन 300 डिग्री है, ठीक है, ये 300 डिग्री है। तो अब बच्चों कुछ फाई का वैल्यू समझ में आ रहा हो कि फाई कितना 60 होगा। डिग्री हो सर जाएगा 300 माइनस 180 कर देंगे। सर 60 हो जाएगा ना 60 मैं डिग्री हो कौन सा जाएगा। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या कुछ, बताइए बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। ये 300 60 डिग्री डिग्री ठीक आ है ना, जाएगा सर 60 डिग्री आ जाएगा 360 में से जो है 300 को माइनस कर देंगे। मैंने कुछ 2 नहीं पाई सर सही करा सर सही है सर आपने सही किया है सर। ठीक किया है ना, यस सर यस यस सर। ठीक है। अब आप फाई बता सकते हैं क्या बच्चों, गेस कर सकते हैं फाई। यस सर सर 60 डिग्री 120 आएगा 120 आएगा, सर 300 माइनस 180 कर देंगे। 300 माइनस Yes. 180 कर देंगे, ठीक है। तो 300 है ना, और उसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है, 300 में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 300 माइनस 180 करेंगे तो 120, ठीक है, 120 तो 120 डिग्री आ जाएगा। देखने में थोड़ा सा एक्यूट लग रहा है पर ठीक है, क्योंकि ये भी 30 डिग्री नहीं है तो आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। किसी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। बाकी डेविएशन प्रोड्यूस होगा 300 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो
एक से बच्चों, जैसे थोड़ा सा मुझे इसको देखने दीजिए, है ना। ये रे है, मान लीजिए इस तरह से कुछ, ठीक है। और इसमें हम लोग को प्रोड्यूस करना है 300 डिग्री का डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो पूरा 360 डिग्री का डेविएशन होगा। एक सेकंड बच्चों, है ना, देखते हैं इसको, है ना, इनके बीच का एंगल किस तरह से हम लोग को डिफाइन करना होगा, क्या करना होगा। तो 300 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो 300 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है, मतलब जो रे होगी, या जैसे हम लोगों ने इंसिडेंट, हाँ, ये इंसिडेंट रे हम लोगों ने ऐसे ही ड्रॉ की है, और 300 डिग्री का क्लॉकवाइज, 300 डिग्री का क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, 300 डिग्री का क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, यानी यहां से शुरू होगा और पूरा ऐसा क्लॉकवाइज चल के 300 डिग्री का डेविएशन होगा। अगर पूरा क्लॉकवाइज चल के 360 डिग्री का होता तो यहां से शुरू करते, और पूरा 360 डिग्री होता तो यहां तक आता, पर 300 डिग्री का ही डेविएशन होगा, यानी बच्चों कुछ इस तरह से रे बाहर जाएगी, ठीक है। 360 डिग्री का डेविएशन हो जाता तो वापस यहीं पे आ जाती, ठीक है। और 300 डिग्री का डेविएशन होगा तो ये एंगल होगा इनके बीच में, है ना। तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे होगी ना बच्चों, ये 300 डिग्री डेविएशन के बाद ये रे ऐसे जाएगी, और 300 डिग्री डेविएशन के बाद, ठीक है, 300 डिग्री डेविएशन के बाद रे कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है। रे कुछ ऐसे निकलेगी 300 डिग्री डेविएशन के बाद, है ना। जो 300 डिग्री डेविएशन होगा उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी, है ना। 300 डिग्री डेविएशन के बाद जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया कुछ इस तरह से नहीं होगा। ये रे है, गिरेगी ऐसे, और फिर डिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से आना चाहिए इसको बाहर, ठीक है। तो जैसे इस तरह से इंसिडेंट रे है और 300 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, तो ये पूरा रे, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद पूरा ये आएगी, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जो एंगल निकाल रहे थे, अगर वो पूछा जाए, तो मैंने एंगल किसके किसके बीच में पूछा है, जो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है और इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जा रही होगी, तो ये पूरा एंगल, ठीक है, ये फाई होगा, है ना, ठीक है। तो ये पूरा फाई होगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो 300 डिग्री में फिर हम लोग 180 को माइनस कर रहे हैं, ये नहीं करना होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सर एक सर सेकंड, ऊपर 60 डिग्री नहीं आएगा? सर वो 60 डिग्री नहीं होगा? कौन सा? ऊपर ऊपर सर, ऊपर जो एंगल लिखा है आपने, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और नहीं सर, जो दूसरा डायग्राम बनाया है अभी आपने, इसमें ये सर, ये जो आपने जहाँ पे 30 30 डिग्री लिख लिखा रखा है है 60 होगा ना ये? हाँ, ये 60 होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये 60 होगा। तो 360 में से 300 पूरा, मतलब यहां से लेकर पूरा 300 डिग्री, पूरा 360 होता तो पूरी यहीं पे आ जाती, और 300 डिग्री तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल होगा कि 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन करके कितना निकाला था, 120 ही निकाला था, कितना निकाला था? 120 ही Yes, आया sir. था सर। 120 ही निकाला था, ठीक है। तो 120 आएगा। तो अगर पूरा 360 घूम जाती तो क्लॉकवाइज, तो पूरा ऐसा 360 ऐसा होता, ठीक है ना। चूंकि 300 घूम रही है तो 360 नहीं घूम रही, 300 घूम रही है, तो ये पूरा 300 एंगल होगा और ये बीच वाला 60 रह जाएगा। तो अगर आपको इंसिडेंट रे और फाइनल जिस डायरेक्शन में रह जा रही है उनके बीच का एंगल निकालना है तो वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री इसका फाइनल आंसर आएगा फाई का। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ दिमाग में चल रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। और इस मतलब जो हमारा डायग्राम बच्चों उसमें फाई एक्यूट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे एंगल कुछ है ना एक्यूरेट नहीं है, और ये भी मैंने ऐसे ही रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो टोटल डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो 300 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, और ये वाला जो एंगल होगा जो मैंने आपसे फाई पूछा है ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला डायग्राम बनाया। हाँ, ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ये ज्यादा एक्यूरेट है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट है। या अगर ये वाला बनाना चाह रहे हैं तो उसमें फिर फाई आप पूरा ये वाला एंगल दिखाएंगे, ठीक है। इस वाले को इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे फाइनल जो इस कॉम्बिनेशन से निकलेगी, रिफ्लेक्टेड रे वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। और ये पूरा ये जो डेविएशन एंगल है ये 300 डिग्री होगा, यानी आपका डेविएशन एंगल अब यहां तक आएगा पूरा। सर पहले वाले में गलती क्या थी सर?
जो आपने पहले डायग्राम बनाया था। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए जो पहले डायग्राम में मैंने रे डायग्राम ऐसे, ये रे ऐसे दिखा दी थी ना, ठीक है। तो जब हम लोग Yes, sir. कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, पूरा फाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 120 डिग्री आ रहा है। फाई का कैलकुलेशन करने के बाद 120 डिग्री आ रहा है। मतलब ये एक्यूट की तरह से नहीं दिखाना चाहिए। रे कुछ Yes, आपकी sir. ऐसा आएगी और ऐसे जाएगी, है ना। Okay, इंसिडेंट रे sir. ऐसी होगी, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, उस कॉम्बिनेशन में 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस कॉम्बिनेशन से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सर मतलब हाँ डायग्राम थोड़ा सा वैसा है लेकिन आंसर सही आ रहा है। हाँ आंसर मतलब ठीक है, डायग्राम। है ना, आंसर ठीक है। 360 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप पूरे 180 में से आप ये 60 डिग्री को माइनस कर दोगे तो ये वाला फाई आ जाएगा, ठीक है। कि ओके ये सर। इंसिडेंट रे से ये एंगल कितना है, तो ये वाला फाई 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और पूरा इंसिडेंट रे डायरेक्शन से कितना घूमी है, 300 डिग्री, और इस रे के साथ कितना है, तो 120 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के बच्चों ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं, बस आपसे डेविएशन पूछ देगा तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों। और इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 टर्म आपको हमेशा ध्यान रखने, बहुत ज्यादा बार पूछे जाएंगे 2 टर्म। एक तो होगा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों समझते हैं। तो देखो, जो रियल ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा, जैसे ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि इससे रेज डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां से रेज डाइवर्ज हो रही हों, उन पॉइंट को, उस पॉइंट को बोला जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। ऐसा पॉइंट जहां से रेज डाइवर्ज हो रही हो उसको बोला जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा पॉइंट जहां पे रेज कन्वर्ज होती हुई लगे, वो पॉइंट कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये रेज कन्वर्ज नहीं हो रही है यहां पे, ठीक है। अगर आप मिरर नहीं, जैसे ये मिरर है, मिरर हटा लेंगे तो रे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो जहां पे रेज कन्वर्ज होती हुई लगे वो कहलाएगा वर्चुअल। तो रियल, जहां से रे एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है वो रियल कहलाएगा, और जहां पे रेज एक्चुअल ना कन्वर्ज हो, कन्वर्ज होती हुई लगे, कि अगर मिरर ना होता तो कन्वर्ज हो जाती, वो पॉइंट कहलाएगा वर्चुअल, ठीक है। अब बच्चों इस पे डिपेंड नहीं करता है कि देखिए सरफेस कौन सी है, कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, या कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेज कन्वर्ज होती हुई लगेंगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और रेज डाइवर्ज हो रही होंगी तो रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रेज। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच द इंसिडेंट रेज एक्चुअली डाइवर्ज द रियल ऑब्जेक्ट। तो जिस पॉइंट से भी रेज आपको डाइवर्ज करते हुए लगे वो रियल कहलाएगा, और टुवर्ड्स विच द इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज, वो वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल में एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होती, अपीयर टू कन्वर्ज होती। तो अगर आप मिरर हटा देंगे तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, और अगर मिरर है तो अपीयर टू कन्वर्ज, मतलब उनको एक्सटेंड करेंगे जहां पे कन्वर्ज होंगी, वो वर्चुअल कहलाएगा, और जहां से एक्चुअल में रेज डाइवर्ज हो रही होंगी वो रियल कहलाएगा। तो लिख लीजिए बच्चों डेफिनेशन, डायग्राम बना लीजिए, 2 डायग्राम एटलीस्ट बनाइएगा, रियल और वर्चुअल दोनों का डायग्राम बना लीजिए, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर बताइए। सर जो अभी इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ वो जो इसमें दो आप इसमें लिखा टोटल डेविएशन निकालना था हाँ हाँ हाँ। सर। उसमें जरा, उसमें जो फाई का वैल्यू था एक बार उसको एक बार बता देंगे। उसमें आई का वैल्यू कैसे आप आया था? I2 या I1, नहीं पहला सर, वाला या वो दूसरा फाई वाला? का नहीं नहीं, पहला वो फाई का वैल्यू है ना 180 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस आई। हम्म। तो सर वो वाला थोड़ा बता दीजिए कैसे, बस और कुछ जो I2 का वैल्यू आया, मतलब दूसरे नहीं। वाले यस एंगल सर, ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू आई है वो यस सर, पूछ रहे यस हैं। सर, यस सर, यस सर। तो उसमें देखिए, जो जिस एंगल में जो फाई है ना, उसमें जी I2 के सर, बगल में जो फाई एंगल है, जी सर, वो एंगल 90 माइनस आई और थीटा, ये दोनों मिला के ट्राइंगल बना रहे हैं ना। वो यस सर। 90 माइनस I2 वाला मतलब फाई हो गया, फाई थीटा और 90 माइनस आई, ये यस ट्राइंगल सर। बनते हुए दिख रहे हैं। तो ट्राइंगल के इंटीरियर हाँ, एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। 180 है, 180 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। बच्चों लिख लिए हैं ये ऑब्जेक्ट? नो सर। लिखिए लिखिए।
बच्चों देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट को तो फील करना बहुत आसान है ना, कि आप कोई भी चीज, हम लोग मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम लोग रियल ऑब्जेक्ट हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट को फील करना बहुत आसान है। वर्चुअल के लिए देखिए कोई केस ऐसा मतलब प्रैक्टिकल कुछ ऐसा नहीं है, पर सवाल खूब सारे बन जाते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप इसका खूब सारा एप्लीकेशन, अच्छे सवाल देखेंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के खूब सारे एप्लीकेशन है। मैं खुद आज के ही क्लास में कुछ आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्लास सवाल कराऊंगा। तो रियल को फील करना बिल्कुल आसान है, वर्चुअल बच्चों सवालों में कई जगह आपको बीच में मिल जाएगा, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन बिटवीन वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो करेंगे हम लोग इसके कुछ सवाल। बच्चों इसी तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आती हैं, शायद आप लोग जानते होंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कोई बताना चाहेगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है, कैसे बनते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? कोई भी सर आप रियल इमेज को हम हाँ। स्क्रीन पे ले सकते हैं बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सर रियल इमेज वो होती है जो रेज के इंटरसेक्शन से बनती है, जब दो रेज इंटरसेक्ट करती है तो उसको जो बनती है तो रियल इमेज होती है। बिल्कुल। और जो है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन इंटरसेक्ट करती नहीं है तो और चलो इमेज होती है। हाँ ठीक है। तो बच्चों रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही रियल इमेज वर्चुअल इमेज भी कुछ है, अपन डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों रेडी हैं क्या आप लोग? लगा दूं सवाल, मतलब अगला वर्चुअल इमेज रियल इमेज, ठीक है। यस सर। देखिए वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, तो पहले इमेज अगर आपको ड्रॉ करनी है तो कम से कम आपको दो रेस चाहिए, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस से, या एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे या एक्सटेंडेड रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट करेंगी वो पॉइंट कहलाता है इमेज। तो इमेज के लिए आपको कम से कम दो रेस की ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। तो प्लेन मिरर का हम लोग अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से, ठीक है। प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक आप ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये मान लीजिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ। तो हमेशा आप अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको कम से कम दो रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहली रे कुछ भी आप ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए मैं पहली रे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों वैसे इस रे के लिए, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये प्लेन मिरर है और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो जीरो डिग्री से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी तरह से पाथ को फॉलो करेगी। तो मैं इस रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन जो है वो एक्सटेंशन है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। तो इंसिडेंट रे गिरी और उसके बाद रे ऐसा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। और दूसरी रे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट दो रेस चाहिए आपको अगर आपको ड्रॉ करना है इमेज को। तो ये दूसरी रे हो गई, ये इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको भी आप एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो जहां पे ये दोनों एक्सटेंडेड रेज मिलेंगी, ठीक है, वो पॉइंट कहलाएगा इमेज, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे ये भी एक्सटेंडेड रे है, ये भी एक्सटेंडेड रे है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई लगे, यानी आपको एक्सटेंड करना पड़े रेस को इमेज की पोजीशन निकालने के लिए, वो कहलाता है वर्चुअल, है ना। रियल के केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे अभी। तो रियल इमेज क्या होगा? जहां पे रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करनी, जैसे ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन हुआ कर्व सरफेस से, यहां पे आके इमेज बन गई। ये इंसिडेंट रे दूसरी, रिफ्लेक्शन हुआ और यहां पे आके कट करी, ये इमेज बन गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक्चुअल में इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए इसको इमेज बोलेंगे। वर्चुअल इमेज क्या है? इंसिडेंट रे जाके टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहां पे वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? जहां पे आपको रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करना पड़े टू गेट इमेज, वो वर्चुअल कहलाएगी। और जहां पे रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं वो रियल इमेज कहलाएगी, ठीक है। और जैसा आप किसी ने कहा था अभी बीच में कि सर इसको आप निकाल सकते हैं इमेज को, है ना, निकाल सकते हैं इन द सेंस कि आप यहाँ पे कोई कर्टन लगा दें, पर्दा लगा दें, तो वहां पे आपको इमेज दिख जाएगी। वर्चुअल इमेज ऐसा नहीं होता। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो आप अपनी इमेज को आप देख सकते हैं, ठीक है, बट उसको आप चाहें कि किसी कर्टन पे निकाल दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज को आप हमेशा कर्टन पे देख सकते हैं। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। इमेज इज डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज ओनली, है ना। तो आपको इमेज ड्रॉ करना है तो रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत पड़ेगी या रिफ्रैक्टेड रेज की जरूरत पड़ेगी, और एटलीस्ट दो से ज्यादा होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम दो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज होता है। अ पॉइंट इमेज इज दैट
पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली कन्वर्ज, जहां पे एक्चुअल में कन्वर्ज करेंगी, जैसे ये एक्चुअली कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। और फ्रॉम विच द रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज या आपको एक्सटेंड करके कन्वर्ज कराना पड़े, जैसे अपीयर टू डाइवर्ज, अगर कोई यहां पे ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, जिसकी आंख में ये रेज जा रही होंगी, तो उसको लगेगा कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, उससे रेज आ रही है। तो जिस पॉइंट से रेज अपीयर टू डाइवर्ज हो या एक्चुअली जहां पे कन्वर्ज करें, तो जहां पे डाइवर्ज होती हुए जहां से लगे वो वर्चुअल कहलाएगा, और जहां पे एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी वो रियल कहलाएगा। तो लिख लीजिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, फिर आगे डिस्कशन करते हैं इसमें। डन है बच्चों, लिख लिया सबने? नो सर। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, आइए बच्चों थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। सर अब भी नहीं हुआ सर, लिखिए एक लिखिए मिनट। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर, ठीक, हो गया अभी सर। नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए। अच्छा बच्चों, ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, ये हमेशा वैलिड है। रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, ये हमेशा वैलिड है। आइए, डन सर। ठीक है। अब बच्चों कई बार ना आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछ लेते हैं कि मिरर्स कुछ एंगल पे इंक्लाइन करके रख देंगे, आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछ ले जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस पूछ ले जाते हैं, जैसे मैं एक सवाल आपके सामने करता हूँ, फिर उसका एक जनरल फॉर्मूला पढ़ लेंगे और उसको याद रखेंगे। मान लीजिए बच्चों दो मिरर हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे एंगल पे ये रखे हुए हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। इसको समझाने से पहले बच्चों एक थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों मिरर ऐसा रखा हुआ है और इस मिरर के सामने हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, क्या लगता है आपको? सर बनेगी सर, बनेगी सर। बन बनेगी, जाएगी। बन जाएगी सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल बनेगी बच्चों, है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, तो आप मिरर छोटा सा रख दें या इतना बड़ा मिरर रख दें या इसके सामने रखें या कहीं भी रखें, तो कोई ना कोई रे इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जरूर इस मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी इमेज बनेगी ना, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आप यहां से और दूसरी रे कुछ इस तरह से जाएगी और कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों रेस को एक्सटेंड करेंगी, ठीक है,
ऐसे आप इन दोनों रेस को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है या मिरर का साइज कितना है, इमेज बन जाएगी। हाँ, क्या ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट खुद ऑब्जर्वर है, तो क्या ये बच्चों इस मिरर की वजह से जो इमेज बन रही है क्या उसको देख पाएगा? नो सर। और वो नहीं सर सर, नहीं देख invalid पाएगा। है। देख नहीं पाएगा, पर हाँ इसकी इमेज जरूर बन जाएगी। क्या उसको देख पाएगा वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे, पर देख नहीं पाएगा पर इसकी इमेज जरूर बनेगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मिरर का कुछ भी साइज हो हमेशा उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे मैं एक दो कॉम्बिनेशन है मिरर का और इससे कुछ ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, पहले मिरर से ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। अब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ इमेजेस। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे, अच्छा है, नहीं तो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए पहला मिरर है जो M1 है, पहले मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी इधर, ठीक है, सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ये पहला इमेज बन जाएगा, मैं इसको I1 बोल देता हूं। और जैसे 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो जो मिरर से जो इमेज बनेगी वो भी 30 डिग्री नीचे बनेगी, ठीक है, ये I1 होगा, ठीक है। जैसे ही M2 से अगर हम लोग बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, M2 से भी रिफ्लेक्शन होगा, तो M2 से रिफ्लेक्शन होगा तो M2 से भी इमेज बनेगी, है ना। तो M2 से इमेज यहां से कुछ, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है इधर तो यहां पे ये इमेज बन जाएगी पहले रिफ्लेक्शन के बाद, ये इसको बोल दूंगा मैं I2, ठीक है। यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए इधर इमेज बन गई और इसके लिए इधर इमेज बन गई, ठीक है। अब देखिए अगला, ये जो इमेज है ना बच्चों, ये जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब सर मैं समझाता हूं, देखिए होगा क्या, जैसे आपने ऐसे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज ऐसे निकलेंगी, जो रेज ऐसे निकलेंगी वो इधर होके रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो रेज आप इधर कंसिडर करोगे वो जाके टकराएंगी इधर वाले मिरर से कुछ इस तरह से। तो इस मिरर को लगेगा कि रेज यहां से आ रही हैं, इस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ठीक है। इस मिरर को लगेगा कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे रेज आ रही हैं। तो ये जो I1 है जो कि वर्चुअल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा इस मिरर को। तो ये जो मिरर है M2 ये इमेज बना देगा ये इमेज बना देगा I1 की, ठीक है। और I1 की इमेज बनाएगा तो बच्चों आप लोग गेस कर सकते हैं कि कैसे होगा, कितने एंगल पे होगा। अगर I1 की इमेज बनेगी तो कितने एंगल पे बनेगी, M2 से, ठीक है। तो बताना चाहेंगे बच्चों कोई कितने एंगल पे बनेगी M2 से इमेज? तो देखिए ये 30 पूरा, डिग्री पर हाँ बेटा बताइए बताइए। 30 डिग्री पे बनेगी सर। 30 डिग्री पे बनेगी, ओके यस सर। ठीक। तो देखिए बच्चों ये एंगल पूरा देखिए 60 30 90 90 30 120, तो ये पूरा एंगल 120 हो गया। तो ये एंगल कितना बचता है आपका, 60 डिग्री एंगल बचता है ना। तो अगर ये 60 डिग्री पे है तो इससे जो इमेज बनेगी ये भी 60 डिग्री पे बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको I3 नाम दे देता हूं, है ना, थर्ड इमेज, और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों किसी को, बोलिए ठीक है ना। तो नो सर नो। इधर इमेज है तो उसका इमेज बन जाएगा इधर I3। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, M1 से भी एक और इमेज बनेगी, ठीक है। और वो इमेज किसकी होगी, कोई बता सकता है? M1 से जो इमेज बनेगी वो किसकी होगी, कोई अगर बताना चाहे? M1 से I2 की, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि जितनी रेज निकलेंगी मान लीजिए इधर, तो इधर वाली रेज ऐसे जाके टकराएंगी M2 से और टकराने के बाद इधर वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितनी भी रेज उसके अलावा इधर आएंगी, है ना, मतलब रेज कुछ मान लो ऐसे गिरती हैं, ठीक है, ऐसे रेज गिरेंगी, वो रेज आएंगी इधर और M1 पे टकराएंगी, ठीक है, ऐसे M1 पे टकराएंगी। तो M1 को लगेगा कि इस I2 से रेज आ रही हैं, तो M1 इस I2 की इमेज बना देगा, ठीक है। तो जो M2 की पहले रिफ्लेक्शन से ये जो I2 है ये M1 की तरफ M1 के लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी भी इमेज बन जाएगी। तो बताएंगे बच्चों M1 से किस लोकेशन पे इमेज बनेगी, अगर कोई बताना चाहे M1 से? सर I3 पे ही कोइंसाइड करेगी। I3 पे ही कोइंसाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों ये जैसे ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 30 60 90 90 और 60 90 60 हो गया आपका 150, तो ये एंगल बचता है 30 डिग्री,
ठीक है, तो ये 30 डिग्री नीचे बना देगा, है ना। देखो ये M1 से 30 डिग्री ऊपर है, तो ये M1 30 डिग्री नीचे बना देगा, ठीक है। जब ये 30 डिग्री नीचे बनाएगा तो ये 60 डिग्री पे i3 बन रहा था 30 डिग्री पे, तो जो चौथी इमेज बनेगी वो i3 के साथ ही बन जाएगी, i4 और i3 वाले कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, i1 i2 i3 और i4 एक साथ बन जाएंगी। तो कुछ ऐसा हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि M2 की है या M3 की, वो एक स्पॉट दिखेगा वो। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगी, ठीक है। ओके, तो कैसे जब नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना ना बच्चों, तो देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। सर बोलिए। ये कुछ समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझाता हूं, बाकी देखिए मैं आपको बताता हूं रिजल्ट क्या याद रखना है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, पर आपको याद क्या रखना है। देखिए जो भी मिरर के बीच का एंगल है थीटा, है ना, उसको आप 360 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इस केस में बच्चों मिरर के बीच का एंगल कितना था, मिरर्स के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाई 90, जितनी भी वैल्यू आए, ठीक है, अगर वो इवन आ रही है, जैसे 360 बाई 90 करके वैल्यू इवन आ रही है, ठीक है, तो उसमें -1 कर दीजिए। जैसे मैं अगर 360 बाई थीटा करता, जैसे 4 आ गया इस केस में, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस वो बनेंगी नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी इक्वल टू, इसको बच्चों m बोल देते हैं हम लोग, 360 बाई थीटा m है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जिसको हम लोग n बोल देते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस n बराबर होगा m-1, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू आएगी, जैसे ये 360 बाई 90, ये मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 - 1 नंबर ऑफ इमेजेस, यानी 3 इमेजेस बन जाएंगी। आपने 360 बाई थीटा किया, मान लीजिए 6 आ गया, तो 6 - 1 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। पर हाँ ये ध्यान रखिएगा, सर अगर ऑड आ गया तो? ऑड आएगा तो मैं बताता हूं क्या करना है। अगर इवन है तो ही आप ये लगाइएगा, ठीक है। इफ 360 बाई थीटा इज इवन, ठीक है, तो ही आप ये लगाइएगा। ऑड आ गया तो कैसे डील करना, उस पर 2 केसेस बनेंगे, वो दोनों भी डिस्कशन करते हैं। 360 बाई थीटा की वैल्यू अगर m है, ठीक है, जो कि इवन है, इवन आ गया तो इवन में से 1 घटा के वो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, जैसे 360 बाई 90, है ना। मैं एक और आपके सामने लेता हूं, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, मान लीजिए 2 मिरर हैं वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो मुझे बताएंगे कितना वैल्यू होगा 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा हो जाएगा 6, 6 तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, 5 5 है ना। जो आखिरी वाली है, मतलब ये वाली, वो कोइंसाइड कर देगी, तो इसमें भी 2 इमेजेस कोइंसाइड कर देगी, तो 4 और 2 कोइंसाइड वाली 1, तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है। अगर ऑड आ गया तो, ऑड में बच्चों देखिए 2 केसेस हैं, ठीक है, ऑड में 2 केसेस हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 360 और एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री, 360 और एंगल लेते हैं मिरर्स के बीच का 120 डिग्री, तो जब ये आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ऑड। अब ऑड में 2 केसेस हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड कैसे है वो मैटर करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कैसे है वो मैटर करेगा। जैसे आप इमेज के मिरर्स के बीच का एंगल ले लीजिए 120 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऐसा हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया है, ठीक है, तो इमेजेस बनेंगी और 2 इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो m-1 होंगी, मैं इसको m बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपका वैल्यू ऑड आता है, ठीक है, 360 बाई थीटा किया और वैल्यू आपका ऑड आ गया, तो फिर आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कैसे है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी m-1। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक ऐसा मिरर है और एक ऐसा मिरर है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, पर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को कुछ हम लोगों ने ऐसा रख दिया है, ठीक है, यहां से मान लीजिए 50 डिग्री है और यहां से 70 डिग्री है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो बराबर बनेंगी m के, दैट इज 360 बाय थीटा। पिछले वाले केस में क्या है, जब आपको इवन नंबर मिल रहा है तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, यानी एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड हो या सिमेट्रिकली प्लेस्ड ना हो, हर केस में आपको नंबर ऑफ इमेजेस में -1 करना पड़ेगा, m-1 करना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेजेस, क्योंकि उसमें हर बार कोइंसाइड कर जाएंगी। तो इवन में हर बार कोइंसाइड करेंगी, ऑड में
अगर एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है तो कोइंसाइड कर जाएंगी, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड नहीं है तो कोइंसाइड नहीं करेंगी, तो नंबर ऑफ इमेज आपकी 360/थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस हैं, आप एक एक करके दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले ये नोट कर लीजिए और उसके बाद अगला वाला करेंगे। किसी को कुछ, अच्छा हाँ, ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया था तो मैं समझाता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पहले m1 की वजह से इमेज बनेगा I1, आई थिंक ये सिंपल है। I2 बन जाएगा, दूसरे वाले मिरर में रिफ्लेक्शन होगा तो I2 बन जाएगा। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर क्या है कि ये जो I1 है ना, वो इस वाले मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कुछ रेज देखिए यहां से टकराने के बाद, जैसे इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, टकराने के बाद ऐसे चली जाएंगी, तो इनका कहीं रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो रेज इधर ऐसे आके टकराएंगी वो वापस से यहां टकराएंगी। ठीक है, तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रेज नॉर्मल के उस साइड हैं वो तो कोई फर्क नहीं डालेंगी, पर ये वाली रेज जो इधर जाके इधर टकरा रही होंगी उनकी वजह से फिर से इमेज बनेंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो रेज ऐसे टकरा के इधर मिल रही होंगी, है ना, तो M1 को लगेगा कि इधर से रेज आ रही हैं, तो वो I2 की फिर से इमेज बना देगा यहां पे। ठीक है, तो I2 की एक बन जाएगी इमेज और I1 की एक बन जाएगी M2 की वजह से। ठीक है, और वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें फील नहीं आ रही हो। I1 I2 तो बहुत इजीली है, I3 I4 के लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कुछ ये सिचुएशन होगी। अच्छा, I4 और I3 वापस से नहीं बना सकते अब ये इमेज, क्योंकि इधर कैसे रिफ्लेक्शन हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है दोनों से फर्दर रिफ्लेक्शन हो पाना। तो ये 4 ही बन पाएंगी, है ना, 4 में से 2 कोइंसाइड करें तो 1 2 3 इमेज बन जाएगी। पर आपको हर बार सवाल में ये नहीं करना, आपको 360/थीटा निकालना है। ठीक है, 360/थीटा अगर इवन मिल रहा है तो -1 कर दीजिए, भले ही ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, जो भी सिचुएशन आप -1 कर दीजिए। ठीक है, अगर इवन आ रहा है, अगर ऑड आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं। एंगल बाइसेक्टर पे है तो -1, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो जो 360/थीटा की वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। तो सवाल आएंगे ना बच्चों, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन और सब कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रख लीजिए कि सर अगर 360/। थीटा पॉइंट में आ जाए फिर क्या क्या मतलब अगर थीटा सर पॉइंट में आ जाए, मतलब अगर हम लोग सर थीटा निकालना है वो सर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में मतलब उसके बाद तो 4.5 और 4.6 Yes, ऐसा sir, कुछ। यस सर, ऐसा कुछ हो जाए ऐसा ही कुछ आ जाए फिर। 4.5 सर, और आता नहीं है 4.6 सर। अगर ऐसा सर कुछ आ जाए। जैसे सर मैंने सर एक जगह पढ़ा था ना कि इसमें सबसे लोएस्ट इंटीजर ले लिया जाता है। 4.5 आया है ना, तो 4 को ले लिया जाएगा, 5 को हटा दिया जाता है। उसमें हाँ दिया था ये, ऐसी हर जगह कर रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही कुछ मतलब अप्रोक्सीमेशन से करना पड़ेगा, बाकी निकाल के देख सकते नहीं हैं सर, हम लोग। जैसे मतलब अगर उसमें आता है ना 4.7 भी आ जाएगा, सबसे लोएस्ट उस पॉइंट वैल्यू में सबसे जो लोएस्ट इंटीजर रहेगा पॉइंट के पहले, उसको ले लिया जाता है। ओके, 4.7 में 4 को ले लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? जैसे ऐसे अगर आ गया 11.2 तो 11 ले कितनी लेंगे, में राइट? करेंगे तो 11 ले लेंगे। ओके ओके, ठीक है, मैं सोचता हूँ एक एग्जांपल और देखते हैं कि क्या बनता है, कुछ अगर होगा तो देखते हैं। सर अगर 3.1 है तो फिर 3 लेके ऑड करके करेंगे उसको। 3.1 है अगर तो 3 केवल कंसिडर करके ऑड मान के फिर ऑड वाले केस से करेंगे उसको। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट याद नहीं है, मैं सोचता हूँ कुछ एक एग्जांपल देखते हैं और उससे करते हैं ना कि अगर n का वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो फिर कैसे डील करना है। ठीक है, कि 5.1 या 5.2 मतलब 5.5 से ज़्यादा होगा तो अगला वाला इंटीजर लेना है, या 5.7 आ गया तो 6 मानना है, या 5 जैसे भी ये देखते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। पहले आप ये इवन ऑड का नोट कर लीजिए। स्लाइड लगा दीजिए। हो गया सर। लिख लिए? यस सर। ओके, तो रवि रहता है, स्लाइड का कर दो। ओके, पहले आप अच्छा लिख नहीं पाए तो उसको सर अभी नहीं हुआ था। ओके ओके, स्लाइड बैक। 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं वापस से वो स्लाइड लगा दूंगा। अगर ठीक है 360/थीटा अगर ऑड है
तो फिर एंगल बाइसेक्टर और सिमेट्रिकल प्लेस नहीं है, दोनों अलग से केस बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखा था सर, उसमें दो दो मिरर सर पैरेलल लगे थे, तो उसमें पोजीशन पूछ रहा था इमेज की, वो कैसे करते हैं सर? किस दो मिरर पैरेलल लगे हों? यस सर, उसमें पोजीशन पूछ रहा था इमेज ठीक की, है, किस ठीक, किस मैं ले पोजीशन लेता हूँ में। एग्जांपल उसका, है ना, आसान है वो तो, आप खुद ही कर सकते हो। ऐसे दो मिरर लगा दिए है ना, और बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया है ना। सर, ये तो आप खुद सोच सकते हैं बेटा, 4 सेंटीमीटर है, मान लो मैं ये 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो आप बता सकते हो इमेज की लोकेशन। ठीक है, मैं फिर भी ले लेता हूँ एक एग्जांपल। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला, एक सेकंड ना, सोचते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, लिख लिएंगे बच्चों आप लोग, ये जी डन है सर। ये दोनों। यस सर सर। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि कौन साइड कहाँ पे करेगा या ऐसा कुछ, मतलब पहला कहाँ कौन साइड कर रहा है, ये सब नहीं पूछेगा ना कि नहीं, ऐसे, मतलब तो पूरा बनाना पड़ेगा सर उस क्वेश्चन में, और ऐसा पूछेगा तो? हाँ, फिर आपको पूरा प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा अगर पूछता है थैंक यू तो। सर। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ठीक है सर। मतलब लग रहा होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या आपको, पर बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक भी अगर आप याद रखते हैं ना तो सवाल हो जाएगा आपसे। ठीक है, कि ठीक है सर। एम इवन है ना, या एम ऑड है। ठीक है, तो हो ठीक है जाएगा। इवन है तो m-1 कर लीजिएगा, ऑड है तो फिर आपको देखना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर पे है तो कोइंसाइड करेंगी, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं तो कोइंसाइड नहीं करेंगी। ठीक है, ठीक है और सर। डेसिमल का मैं आप लोग को डायरेक्ट रिजल्ट कुछ बता दूंगा, अभी क्लिक हो जाएगा तो अभी बता दूंगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, डेसिमल वाले जी का। सर। चलिए, अच्छा एक इन्होंने बच्चों एक सवाल है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर सर ऐसे बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं कि एक मिरर से 4 है, एक मिरर से 6 है, तो इमेज की दूरी। वैसे बच्चों ये केवल है ना थोड़ा सा फैंसी फैंसी सवाल है, बनते नहीं है, पर अगर बन जाए तो देखिए कैसे डील करना है, मैं समझा देता हूं आपको। ये मान लीजिए बीच में आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लीजिए पहले वाले मिरर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है और दूसरे वाले मिरर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये m1 है मिरर और यहाँ पे m2 है मिरर। ठीक है, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से कहाँ पे इमेज बनेगा बच्चों? पहले वाले से, मान लीजिए मैं इसको I1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे और बनेगा सर I1? 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। ठीक है ना, I1 4 सेंटीमीटर। और जो पहले वाले मतलब दूसरे वाले मिरर के लिए पहला ऑब्जेक्ट है, तो ये दूसरे वाले 6 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है तो 6 सेंटीमीटर दूरी पे 6 है, सेंटीमीटर। 6। ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से I2। ठीक है, अभी जो पहला इमेज है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इस वाले मिरर के लिए M2 के लिए
ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी? 4 14 4 8 सेंटीमीटर 14 हाँ 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो M2 से जो अगली इमेज बनेगी, है ना, मैं इसको बोल देता हूं I12, ठीक है, ये बनेगी 14 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। उसी तरह से जो M1 के लिए है, वो जो पहली वाली इमेज है M2 की, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो आप लोग बताएंगे बच्चों, अगली वाली जो बन 16 जाएगी, 16 सेंटीमीटर हाँ मैं इसको बोल देता हूँ I21, ये हो जाएगा 4 8 और ये नहीं, रुको एक सेकंड, है ना, ये दूरी हो जाएगी 4 6 10 10 6 16। तो इससे M1 से ये पूरी डिस्टेंस 16 है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करते रहो ऐसे ही, है ना। अब ये वाला ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा इस वाले के लिए, ठीक है। तो फिर आप इसकी दूरी निकालोगे इससे, है ना। तो 16 और ये 10, 16 10 26, तो यहाँ से 26 सेंटीमीटर दूर अगला बन जाएगा। इस तरह से आप करते रहो। इसका कुछ एक होता है, हम लोग तो सर ऐसे बनती जाएगी क्या फिर ये? हाँ बनती जाएगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी इसकी, रुकेगा इससे नहीं। इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, हाँ, 0 डिग्री का infinite मिले number ना of सर। images बनेंगी, जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसका रूल होता है, जैसे M1 है तो M1 से पहली 4 सेंटीमीटर दूर बनेगी, और M2 से पहली 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी, और फिर M1 से दूसरी वाली 16 सेंटीमीटर है। इसका कुछ रूल होता था, एग्जैक्ट तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, सर पर बीच की डिस्टेंस ऐड करते जाते थे सर ये बीच- क्रॉस करते हैं हो जाएगा हाँ फिर क्रॉस करते हैं, 10 जैसे वो 6 M2 और के लिए हो 10 बिल्कुल जाएगी। 16 हो जाएगा, Yes, sir. है ना। 6 में 10 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा, और 4 में 10 जोड़ो 14 14 मैच कर रहा है क्या? 14 M2 से Yes, अगला sir. वाला। यस सर यस सर। हाँ, फिर तो 10 ऐसे ही और फिर जोड़ आप देंगे तो 10 जोड़ दोगे 24 एग्जैक्टली, तो कितना बन जाएगा ये? 26 26, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो 24 ऐसे ही बनता चला जाएगा ना। तो M2 से 4 14 26, है ना, 4, अरे ये गड़बड़ हो जाएगा यार, रुको एक सेकेंड। पहली वाली जो M1 से 4 है, दूसरी वाली M1 से कितना मिल रही है? 14 मिल रही है, रुको एक सेकेंड। सब 14 नहीं मिलेगी, M1 से 16 मिलेगी। 16 मिलेगी वो सर। क्रॉस करके जोड़ रहे हैं, जो मतलब नीचे जो आ रहा है वही मिलेगी। एक सेकंड ना, M1 से पहले हमको 4 मिल रही है, और M2 से पहले हमें कहाँ पे मिल रही है? 16 पे मिल रही है। M1 से पहली 4 पे मिल रही है, और M2 से पहली 6 पे मिल रही है, ठीक है। तो M2 से अगली कहाँ पे मिलेगी? M2 से अगली 14 मिलेगी, है ना। तो M2 से अगली 14 पे मिलेगी, नहीं M1 से अगली 16 पे, रुको एक सेकंड। हाँ M1 सर सही है सही तो है M1 सर। से सही अगला कर रहे हो 16 सर। मिलेगा, और M2 से अगला 14 मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, इसमें 10 जोड़ोगे और इसमें 10 जोड़ोगे, ठीक है। तो 6 में 10 जोड़ोगे 16, और 4 में 10 जोड़ेंगे 14, और फिर 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24, 24 24 और 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26। 26 26 M2 के अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए 6 और 14 और 26। M2 के अकॉर्डिंग 6 14 और अगली 26 पे मिलेगी, ठीक है। और M1 के हिसाब से 4 16 और 24, हाँ M2 के हिसाब से 4 16 24, ठीक है। तो 4 और 6 आप लिख दो, और दोनों के बीच की दूरी को ऐसे जोड़ते जाओ क्रॉस में, तो मिलती चली जाएंगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए इसको अगर करना चाहते हैं, फिर बाकी आगे करेंगे। पूछे बहुत कम चांसेस हैं ऐसे पूछे जाएं, पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी, और ऐसे आपको मिलती चली जाएंगी आगे। स्लाइड बैक करते ओके, लिख लीजिए ये, फिर करते हैं स्लाइड बैक। हो गया सर। डन है, नहीं हुआ सर। लिखिए लिख लीजिए फिर अरे आगे। हुआ रहता है अभी। डन सर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, जस्ट सेकंड।
ठीक, नेक्स्ट डन देखिए। सर। ठीक है बच्चों, ये कंपाइल करके जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही है कि अगर m की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है। अगर ऑड आता है तो फिर आपको दो केसेस करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पे है और इफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए -1 करना पड़ेगा, कोइंसाइड करेंगे। और अगर बाइसेक्टर पे नहीं है, सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, तो फिर n बराबर m आ जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा बच्चों। एक सवाल है, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं एक लाइन और। प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनेंगी ना, लैटरल इन्वर्जन आएगा। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन आएगा। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब समझते हैं क्या बच्चों? अगर आप में से कोई समझाना चाहे कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। सर लेफ्ट राइट हो सर, जाता है, राइट लेफ्ट हो लेफ्ट जाता है। राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट पोजीशन राइट और इंटरचेंज हो जाती है राइट सर, लेफ्ट। लेफ्ट राइट में राइट लेफ्ट हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा है कुछ, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है ना? तो ये लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो जो इमेजेस बनेंगी प्लेन मिरर से, उनमें लैटरल इन्वर्जन होगा। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके एक सवाल कर, बस एक लाइन आप बच्चों लिख लीजिए कि इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लेन मिरर सफर्स लैटरल इन्वर्जन, है ना? मैं इसका एक सवाल करा देता हूं आपको, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हो गया सर। बताइए तो बच्चों, इनमें से इसका क्या आंसर होगा लैटरल इन्वर्जन का ध्यान रखते हुए? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। सी ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। डी सर। सर मुझे सी सारे ही ऑप्शन। आंसर आ रहे हैं। सर सी ऑप्शन सी। सी सर ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही सर है। सी है सर सी। सी। सी आ जाएगा सर। डी होगा सर। सी, सर आई थिंक द राइट ऑप्शन इज सी। बिल्कुल, योर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी आंसर होगा बच्चों इसका। ठीक है, या सी। सी, एक सेकंड, है ना? क्योंकि देखो ये ऐसा एरो है, तो ये जो दिखेगा आपको वो कुछ ऐसा एरो दिखेगा, है ना? जब इसकी इमेज ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसकी इमेज ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग, लैटरल इन्वर्जन। अगला बच्चों, ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कम से कम कितने लेंथ का मिरर चाहिए होगा ताकि आप अपने आप को कंप्लीटली देख पाए। तो इसमें दो, एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये बनता है कि सेपरेशन बिटवीन मिरर एंड पर्सन, आदमी और मिरर के बीच का दूरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ आई कहाँ पे है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस को जाना है, और ओवरऑल लेंथ कितनी है पर्सन की, उस पर डिपेंड करता है हाइट ऑफ मिरर। पर्सन और हाइट मिरर के बीच की दूरी कितनी, उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए बच्चों कि ये मिरर है, और मिरर से कुछ दूरी पे लेट्स से एक पर्सन है, कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये पर्सन है, और इनके बीच की दूरी कुछ ले लीजिए आप, एक्स ले लीजिए। ठीक है, और हमें बताना है कि अगर मैन की हाइट कुछ h है, या मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता हूं कि ये आई का लेवल है, लेवल ऑफ आई, स्मॉल h हाइट नीचे है सर से, और टोज से लेट्स से कैपिटल H ऊपर हाइट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिरर की लेंथ कितनी हो कि पर्सन खुद को कंप्लीटली देख पाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर पर्सन खुद को देखना चाह रहा है कंप्लीटली, तो जो टो से निकलने वाली रेज है, ठीक है, वो पहुंचनी चाहिए आंखों तक, है ना? तो बॉटम मोस्ट पार्ट से जो रेज निकल रही है वो पहुंचनी चाहिए आंखों तक, है ना? और टॉप मोस्ट पार्ट यानी हेड से जो रेज निकल रही हैं वो भी पहुंचनी चाहिए आप आंखों तक। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो हेड से रेज निकल रही हैं वो आंखों तक पहुंचनी चाहिए, और जो बॉटम मोस्ट पार्ट से रेज निकल रही हैं वो आंखों तक पहुंचनी चाहिए। अगर इतनी कवर हो गई, मतलब हेड से निकलने वाली रेज पहुंच पा रही है और टो से निकलने वाली रेज आंखों तक पहुंच पा रही है, तो पर्सन खुद को कंप्लीटली देख पाएगा। यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है मिरर की, वो यहां से लेकर यहां तक है ना? ये मान लीजिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमें मिरर चाहिए होगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर है
है ना, ठीक है। अब कितनी रिक्वायरमेंट होगी तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग को रिजल्ट पता है क्या बच्चों इसका, क्लियर करेक्ट इसका H रिजल्ट by किसी को 2. याद है? सर आदि हाफ H होना by चाहिए 2. होता है सर H/2 एच का सर मिनिमम हो जाएगा सर, हाँ, H/2 हो जाएगा। एच कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई 2, By इतनी मिरर के लेंथ की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मिरर के लेंथ के बाद ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिरर है, लेकिन मिरर की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रखना है। इसके बारे में बच्चों कोई कमेंट करना चाहेगा कि सर ये तो ठीक है पर रखना कहाँ पे होगा मिरर? मिरर को देखिए आपको जमीन से, है ना, जहां पे पर्सन और मिरर, जहां पे पर्सन खड़ा हुआ है वहां से आपको इसको ऊपर रखना पड़ेगा कैपिटल H/2, ठीक है। और जो मैन का हेड है, हेड लेवल है, वहां से स्मॉल H/2 नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से स्मॉल H/2 आपको मिरर नीचे रखना पड़ेगा। तो जो हेड का लेवल है ना, वहां से स्मॉल H/2 मिरर शुरू हो जाए, और ये फिर कितना मिरर का लेंथ होना चाहिए, तो H प्लस H/2, और जो मिरर खत्म होना चाहिए वो H/2 पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। यानी ग्राउंड लेवल से H/2 पे मिरर खत्म हो जाए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो इतनी लेंथ के मिरर की तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिरर है, इससे कम लेंथ का मिरर होगा तो आप देख ही नहीं पाएंगे। पर अगर आपके पास इतने लेंथ का मिरर है और आपने उसको सही जगह से नहीं रखा है तो भी आप कंप्लीटली देख नहीं पाएंगे हेड टू टो, ठीक है। तो इतना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर की तो रिक्वायरमेंट है ही, साथ ही साथ मिरर की प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए, और जो आई मतलब हेड लेवल है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे कितना नीचे होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मिरर इतना है, और उसको प्लेस करने के लिए भी आपको कंडीशन पता होना चाहिए, नीचे से H/2 ऊपर और हेड लेवल से स्मॉल H/2 नीचे। इसको नोट करिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हो गया सर। ठीक है बच्चों, एक ऐसे ही सवाल मानते हैं कि 20 सेंटीमीटर पे आई लेवल है, ठीक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, और 20 सेंटीमीटर नीचे आई लेवल है, और ये मान लीजिए बाकी आई लेवल से टो तक 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सवाल ये बच्चों कि कम से कम कितने लेंथ का मिरर चाहिए होगा, पहले तो आप बता दीजिए क्या रिक्वायरमेंट ऑफ 70. 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर सर, चाहिए होगा। 70 सेंटीमीटर 120 प्लस 20 140 डिवाइडेड बाई 2, 70 सेंटीमीटर ऑफ मिरर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। कैपिटल H प्लस स्मॉल H/2, इतना हमें 70 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए होगा। अच्छा, मिरर प्लेस कहां करेंगे? तो क्या बच्चों ऊपर से यहां से लेकर 70 सेंटीमीटर रख देंगे तो क्या हमें पूरा हेड टू टो देख पाएंगे? No, अगर sir. नो सर सर तो तो सर फिर 20 कैसे करना सेंटीमीटर का चाहिए आधा और बताइए? 120 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का नीचे से रखना चाहिए 10 सेंटीमीटर ऊपर। नीचे से शुरू करना चाहिए, ठीक है। और जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए बच्चों? 10 60 सेंटीमीटर 60 60 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। तो जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, और टॉप लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए 120 टोटल है ना, 120 टोटल है, और 10 सेंटीमीटर नीचे से शुरू हो रहा है, और 60 सेंटीमीटर ऊपर से शुरू हो रहा है, तो बीच में 70 ही सेंटीमीटर बचा। तो ये 70 सेंटीमीटर आप मिरर की लेंथ होनी चाहिए, ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे रखना चाहिए, और ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। तो आप पूरा आप परफेक्टली आप इंसान हेड टू टू अपने आप को देख पाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए बच्चों मैं इस मिरर को ना 70 सेंटीमीटर का ही मिरर है, पर मैं इसको ऊपर से हेड लेवल से शुरू करता हूं, तो कौन सा हिस्सा पर्सन खुद को नहीं देख पाएगा? अगर मैं ये 70 सेंटीमीटर यहां की बजाय बिल्कुल टॉप लेवल हेड से शुरू करता हूं, तो फिर क्या लगता है बच्चों आपको? अगर सर टो वाला कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, टो वाला हिस्सा तो नहीं देख बॉटम पाएगा ना, बॉटम टोज वाला नहीं देख विजिबल पाएगा नहीं सर। होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहां से नीचे रख देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, नीचे रख देते हैं, तो फिर हेड वाला लेवल विजिबल नहीं होगा। तो आपको 70 सेंटीमीटर तो रखना है, H प्लस H/2 तो रखना ही है, साथ ही साथ क्या उसकी पोजीशन होगी वो भी ध्यान रखना है। तो हेड लेवल से स्मॉल H/2, और बॉटम मतलब टोज लेवल से कैपिटल H/2 ऊपर। नोट कर लीजिए बच्चों इसको भी, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर के साथ साथ उसकी पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लीजिएगा। Then, sir.
ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका ना जैसे किसी के दिमाग में, वैसे हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर देखिए तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना कुछ नहीं है। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, और ये जो ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आप ये टोटल हाइट एच है तो ये दोनों आधी आधी होंगी। इसी तरह से ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। टोटल हाइट एच है तो ये भी h/2 और ये भी h/2 होगा, तो ये कैपिटल H/2 होगी इतनी हाइट, और ये वाली हाइट भी h/2 है, ये वाली है ना। तो मिरर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी कैपिटल H प्लस स्मॉल h/2, ऊपर से h/2 नीचे और नीचे से कैपिटल H/2 ऊपर। ये एफिशिएंट आपको लिखना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और बच्चों इसमें करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ऊपर वाली लाइन लिखनी है सर। लिखना है क्या अभी? सर टाइम तो होने वाला है। हाँ हाँ भाई होने वाला है, बस एक सवाल कर लेते हैं फिर डन है। बस ये सवाल कर लीजिए बच्चों फिर डन। सर नेक्स्ट क्लास भी आपके? हाँ जी सर जी। ओके सर। सब फर्स्ट ऑप्शन। ओके सर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन है ना बच्चों। जब Yes, फर्स्ट ऑप्शन सर। हाँ लेंथ ऑफ मिरर निकालेंगे ना, तो पूरे लेंथ में से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.9 आ जाएगा। और लोकेशन बच्चों टॉप से कितना नीचे रखना पड़ेगा, मान लीजिए जहां पे उसका हेड लेवल है उससे कितना नीचे रखना पड़ेगा, तो देख लेंगे क्लियरली वो खुद सर से। 0.8। सर 0.1 नीचे रखना होगा। 0.1 10 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे रखना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर रखना पड़ेगा कि खुद को देख ले। सर 0.8। 0.8। 0.8 ग्राउंड लेवल से ऊपर रखना पड़ेगा तो खुद को देख लेगा। ठीक है, बस इतना ही करते हैं बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।